हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, सोशल साइंस, रेगुलर सिलेबस, इन सारी चीजों को, जैसे मैं आपको बता रही थी, इन सारी ही चीजों के मोनोटोनस प्रिपरेशन से, अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर निकल के हम आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री, जिसे नॉर्मली हम परसीव करते हैं एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह या बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड, जहां पे डेट्स, इवेंट्स, नाम, ये सारी चीजों को याद कर करके हम थक जाते हैं, उससे हम निकलेंगे बाहर। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे और बनाएंगे सब्जेक्ट को फन। Every now and then we'll keep having such sessions to take a break from the regular syllabus, from our regular preparation. इसी तरीके से क्या होगा, हमारी नॉलेज थोड़ी एक्स्ट्रा enhance भी हो जाएगी. We'll get to know something apart from our books, apart from our regular syllabus, because with the preparation, with the pressure of boards, और अभी तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना बैरियर बैठा होता है, हम उस चीज में, उन वॉल्स में फंस जाते हैं जहां पे हम सिर्फ अपने प्रिपरेशन की और तैयारी की बात कर रहे हैं. So we'll keep on having such sessions to break that monotony. ठीक है, so let's get started and talk about some interesting facts of history. I would also love to know and be extremely interested if you guys know something interesting and would like to share that. आप हमेशा comments में बता सकते हो. So let's get started. And as I said, I'm Ankana, your expert for social sciences, and I'm hoping that you guys are being continuous with your pre-class activities. आज के session में तो कुछ है नहीं, so we'll just ignore that. Now guys, a quick reminder about the Imbibe subscription. तो Imbibe सिंपल हमारा सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपको पता है हमने आपके लिए बैचेस फॉर्म कर दिए हैं, आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए, आपके स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ताकि आप कहीं पे भी पीछे ना रह जाओ. एंड विद दिस बैच वी आर कॉलिंग इट Imbibe सिंपल. सो 12th of April को हुआ है एक बैच लॉन्च, अनदर वन इज 15th of May. 2 बैचेस आर फॉर्म्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड, जहाँ पे आपके पूरे सिलेबस को अराउंड विद 800 आवर्स ऑफ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस पूरा किया जाएगा. 790 टू बी प्रिसाइज, बट विल कीप ऑन हैविंग सम एक्स्ट्रा सेशन. सो लगभग 800 घंटे तो टच हो ही जाएंगे, जहां पे हम आपके पूरे मॉक टेस्ट की तैयारी कराएंगे, आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, मिड टर्म रिविजन्स कराएंगे, फाइनल रिविजन्स कराएंगे. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. आपको साथ ही साथ मिलेगा फुल टाइम टेस्ट, जहां पे आपके बिहेवियर को, सारी चीजों को एनालाइज किया जाएगा. बिकॉज टेस्ट में एक नॉर्मल सी बड़ी गलती जो हो जाती है, नॉर्मल कह रही हूं क्योंकि बहुत सटल है, हमारा फोकस बहुत ज्यादा मार्क्स पे होता है और प्रिपरेशन और अप्रोच पे नहीं होता है टेस्ट के. और बोर्ड्स में यही वो चीज है जो आपको अलग बनाती है बाकी लोगों से. सो व्हाट आई वांट यू टू नो इज दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ टेस्ट, डोंट फोकस ऑन द मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड, चाहे वो कितना ही ज्यादा या कितना ही कम क्यों ना हो. हमें फोकस करना है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं और क्या गलतियां रिपीट हो रही हैं. वो टॉपिक्स को अगर आपने, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने स्ट्रेंथन कर लिया, बिकॉज दोज विल बी आइडेंटिफाइड एज योर वीकनेसेस, देन यू आर गोइंग टू एक्सेल. और कोई दुनिया का इंसान आपको रोक नहीं सकता है. सो एग्जाम्स जब भी ले रहे हैं, मॉक टेस्ट जब भी ले रहे हैं, कोई रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, स्कूल में भी दे रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी टू एनालाइज द पैटर्न्स दैट यू आर फॉर्मिंग. हमें रियलाइज ही नहीं होता क्योंकि हम उस चीज पे इनफ अटेंशन नहीं देते हैं, कई बार उसके बारे में नहीं सोचते हैं. Which is what are the certain things that we're kind of doing in a very regular pattern. किन चीजों पे हम गलती करें, क्या हम लॉन्ग आंसर राइटिंग में मिस्टेक करें, क्या मेरे एरर्स ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फर्स्ट 20 मार्क्स के 1 मार्क का क्वेश्चन में आ रहा है, कहाँ पे हो रहा है. इन चीजों पे जब आप ध्यान देने लगते हो, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने लगते हो, तो आप अपनी बड़ी जो लूप होल्स आपके प्रिपरेशन में आ रहे होते हैं, जिसका रियलाइजेशन नहीं होता, चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ रहे हो, उनको आइडेंटिफाई किए बिना यू कांट गेट थ्रू विथ 100% ऑफ प्रिपरेशन. सो तैयारी के साथ साथ एग्जीक्यूशन में देखो, लर्निंग 100% आप अश्योर कर सकते हो, बट एग्जीक्यूशन पे हम ध्यान नहीं देते. एग्जीक्यूशन भी हमें 100% अपनी तरफ से अश्योर्ड ले जानी है, और उसके लिए ये मेक श्योर करना होगा कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज जो है, उसमें हम ये फिगर आउट कर ले कि व्हाट आर द पैटर्न्स, व्हाट आर द रेपिटेटिव थिंग्स दैट वी आर डूइंग, व्हाट आर द रेपिटेटिव मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग. एंड दैट कैन ओनली बी डन विथ नॉट फोकसिंग ऑफ जस्ट ऑन द मार्क्स, बट एनालाइजिंग द पेपर एंड द आंसर राइटिंग. A lot of times you won't be able to do it yourself, क्योंकि आपने खुद लिखा है. आप अपनी गलतियां, अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि you're so accustomed to it, that's your style.
सो मे बी गेट अ चेक फ्रॉम समबडी एल्स, अदरवाइज इम्बाइब पे आपको कॉन्स्टेंट डिटेल्ड एनालिसिस मिलती है आपके टेस्ट के परफॉर्मेंसेस की. So make sure to take enough practice questions, go through enough practice questions and take a lot of tests. You have tests created subject wise, topic wise, chapter wise. जब भी एक चैप्टर करो उसको कर लो, मिक्सचर बना लो, मैथ्स का एक टेस्ट और सोशल साइंस का एक कंबाइंड टेस्ट ले लो ताकि टू एंड फ्रो कर सको. सो कीप ऑन वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. इट्स गोइंग टू बी extremely important and very helpful in your overall preparation, and that's what will also be kind of addressing through these batches and through these live sessions. Okay, so 24. अब जैसा ऐसा है कि आप कई बार लाइव क्लास में आते हो, यहाँ पे आराम से हमारे साथ डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑल्सो इट हैपेंस दैट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लाइव सेशन एंड यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी एंड देन यू कम अक्रॉस अ डाउट एंड यू नीड इट टू बी रिजॉल्व्ड immediately. You can't wait till the next live session or to meet your teacher in the school or some other people. You need it at that moment in order to be able to move forward, so that your flow of learning in that very moment which has got formed doesn't break. So you have your AI enabled 24/7 doubt resolution, which is wonderful. Another thing, because मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा डिटेल में आज बात कर रही हूँ कि आपके एडवांटेजेस यहाँ पे क्या क्या है और जो अदरवाइज भी आपको ध्यान देनी चाहिए. हमें एनसीईआरटी के अलावा भी लगता है कि रेफरेंस बुक की जरूरत होती है. आपके सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में स्पेसिफिकली सब कुछ इन एंड अराउंड एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर भी मुझे और पढ़ना है, पढ़ने में, ज्यादा नॉलेज लेने में, ज्यादा प्रैक्टिस करने में कोई खराबी नहीं है, पर पहले एनसीईआरटी करेंगे, ये बात गार्ड बांध लेनी है, ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है. दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन योर हेड दैट एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी योर बाइबल एंड एनसीईआरटी इज व्हाट यू हैव टू नो इन एंड आउट. Above and beyond that, if you want some certain reference books, you can always go ahead and buy multiple publications. Multiple options are there. Maths में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है, तो हम हमेशा ही एनसीईआरटी के अबव थोड़ा हाई ऑर्डर डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए ऑप्ट करते हैं. बट if you go ahead with Imbibe subscription, a lot of books will come as a package in form of electronic books, e-books. वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएंगी, तो वो आपको एडिशनली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that's another advantage that you have with the subscription, is that you're getting books apart from NCERT to do more practice and exposure gaining from these, which is available in the same price that you've paid for the live classes. Then the recorded videos, because बैठ कर पढ़ना, या कई बार टीचर्स पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं अभी बता रही हूँ, हो सकता है ये आपको बोरिंग लगने लगे, नींद आने लग जाए, because I will have some kind of interactions, but it has its own limitations. It has a different feel and experience to it. Sometimes we want like beautiful visualizations and beautiful animations and like watch everything that was happening, especially with topics of history, for example, right? आप कोई डॉक्यूमेंट्री जब देखते हो या यूट्यूब पे या मूवीज देखते हो, ऐसी मूवीज हमें हमारे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ जाती है, वो पूरा याद रह जाती. तो क्या हम पढ़ाई वैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते. और इसीलिए हमने आपके पूरे सिलेबस से मैप करके ये ब्यूटीफुल 3D इंटरैक्टिव लर्निंग वीडियोस जो है सारे के सारे टॉपिक्स के लिए अपलोड कर रखी हैं, ताकि आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिस टॉपिक के लिए उस वीडियो को उठाओ और प्रिपरेशन कर लो. एंड ऑल ऑफ दिस कम्स विद द प्री पोस्ट क्लास एक्टिविटीज. बच्चे देखो, जब भी आप थोड़ा प्री रीड करके किसी चीज को डिटेल में पढ़ने जाते हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अलग लेवल पे डेवलप होती है. प्लस इट बिकम्स योर सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग. So the way the retention of that knowledge will happen is going to be immense, right? And then of course, as I told you, what will mark the difference between your preparation and others, because everyone has the same set of teachers, same set of books, same questions they'll get. लेकिन होगा क्या इसमें? होता ये है कि कुछ बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे, भले दोनों की तैयारी सेम तरीके से सेम अमाउंट में हुई हुई है. मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि किसी ने कम पढ़ाई की, किसी ने ज्यादा. दो बच्चे जिन्होंने बराबर मेहनत की है, उनके मार्क्स में भी क्यों डिफरेंस आ रहे? क्योंकि एक दूसरे बच्चे ने पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपने आप को टेस्ट करना, वो किया है. तो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड एट वन पॉइंट द क्वेश्चंस जस्ट गेट एग्जॉस्टेड. दिस इम्बाइब पे आपको 90,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है. बस टेस्ट तो अलग है, जहां पे आपको फुल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है. आप जैसा टेस्ट क्रिएट करना चाहो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, छोटा बड़ा, वो सब तरह का टेस्ट है. तो ये ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा. एक टाइम के बाद आपके इन एंड अराउंड जितने क्वेश्चन है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. सो दिस is sitting right here, a treasure in terms of the questions that you have.
And in terms of teachers, let me just tell you that you'll have the best teachers around the country. Vishal sir will be taking your maths, Akshay sir science लेंगे और social science मैं पढ़ाऊंगी आपको. The प्राइस पॉइंट इज 699 पर मंथ. अगर आप सिर्फ एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप वही 3 महीने का करते हो, कॉस्ट और कम होकर 599 पर मंथ कॉस्ट करेगी और पूरे साल के लिए इट विल कॉस्ट यू 499 per month. Now, guys, we had a trial period. We still have a trial period, but from 7 days, it has been cut short to 3 days because batches have commenced now. Batches चल रही हैं, तो trial period अब 3 दिनों का है. आप जब से भी शुरू करो, but 3 दिनों का trial period होगा, जहां पे of course आपको Imbibe Learn, Doubt Resolution, Achieve Journey सब कुछ मिलेगा. Imbibe Blends, Lab Experiments, everything comes as a package. But the best part is that this price is not just for your classes, live classes and the whole package that you're getting. इसके साथ साथ अगर आप 10th में हो, आपका कोई सिबलिंग अगर दूसरे ग्रेड में, 12th में है, 9th में, आप उनके साथ ये सेम सब्सक्रिप्शन शेयर कर सकते हो. यू डोंट हैव टू नेसेसरली परचेज अ न्यू वन. आपको एक नए सब्सक्रिप्शन खरीदने की नेसेसिटी नहीं है. आप इसी सब्सक्रिप्शन से किसी भी ग्रेड की तैयारी, मल्टीपल बच्चे साथ में, सिबलिंग्स अगर हैं, एक ही जगह कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस. ओके, सो मदर्स डे के ओकेजन पे हमारा चल रहा है स्टेला 25% ऑफ का एनुअल का ऑफर. दिस इज ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन 11 से 13th May तक. द कोड इज MOM25. मेक श्योर that you are, if you have still not enrolled and in this timeline, if you have to get ये 25% off लेकर के आप अपना annual subscription ले रहे हो, क्योंकि 25% 499 per month पे और ऑफ हो जाएगा. तो आप सोच लो प्राइस कितनी कम आ जाएगी पर मंथ का कॉस्ट आपके लिए. तो 60 मिनट्स का लाइव सेशन होता है. उसके साथ जब हम प्री और पोस्ट क्लास एक्टिविटी करते हैं तो हमारे स्कोर में रिमार्केबल उस कॉन्सेप्ट के इंप्रूवमेंट देखा जाता है ऑफ अराउंड 12.62%, which is huge. So just make sure to do that. Now we'll move on. As I told you, हमारा टॉपिक और कॉन्सेप्ट कुछ अलग से है नहीं. We're just going to discuss some interesting facts of history. और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप अपनी बुक पढ़ रहे होते हो तो कई बार वो बोरिंग हो जाती है. आप कुछ डाउट्स में स्टक हो सकते हो सकता है आप किसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हो. And you start Googling and finding videos on YouTube and spend a lot of time, right? In just trying to search the right video for yourself. The best way of escaping in terms of investing this time is using the Imbibe lens. Just download the lens, give the access to the camera, and whatever text you're reading, कुछ भी दुनिया का कुछ भी पढ़ो, किसी भी ग्रेड का पढ़ो, just scan it, the keywords will pop up, pick up the topic that you want to dwell more into depth about. And then just go ahead and rock at it. Because Imbibe Lens आपको suggestion दे देगा 3D, 2D images की, जिनसे आप interact कर सकते हो, play around कर सकते हो. आपको मिल जाएंगे options to watch videos and those videos will come as a suggestion the moment you scan the text. अगर phone पे पढ़ रहे हो तो phone पे screenshot लेके you can even upload the screenshot and the same process will be followed. Okay? So are we ready to get started? Yes? So we'll start with the mystery of Voynich manuscript. मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में सबको पता है. आर वी अवेयर ऑफ व्हाट मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें मतलब नहीं पता होता है तो वहां पे भी हम बहुत ज्यादा अटकते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब बच्चे कुछ भी हो सकता है. एनी डॉक्यूमेंट, एनी बुक विच हैज बीन रिटन. ठीक है, वो टाइप है, प्रिंटेड है, हैंड रिटन है, इससे मतलब फर्क नहीं पड़ता है. बट मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर बेसिकली हैंड रिटन. टाइपिंग काफी, प्रिंटिंग बाद में आई थी. क्लास 10th में चैप्टर भी है प्रिंट कल्चर, वहां पे हम वो हिस्ट्री भी देखेंगे. बट मैन्यूस्क्रिप्ट जो पर्टिकुलरली रेफर होता है वो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ चीजों को रेफर करने के लिए, या मोस्टली हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, चाहे वो गाने हो, कहानी हो, उससे कहते हैं. तो एक ये मैन्यूस्क्रिप्ट है विच हैज जिसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है, उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज द वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट? तो ये बहुत बहुत पुरानी किताब है और उसमें बड़े अजीबोगरीब इलस्ट्रेशंस हैं. ठीक है, और एक अननोन स्क्रिप्ट है दैट हैज पजल्ड द हिस्टोरियंस एंड द क्रिप्टोग्राफर्स फॉर सेंचुरीज. So while we are doing this, we are also coming across a lot of new words, right? जैसे कि क्रिप्टोग्राफर्स आता है हमारे सामने. तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आपने देखा होगा कि लोग जब वॉर्स में होते हैं या एक कंट्री आपस में जब बात करिए, उनका एक साइन लैंग्वेज या उनका एक कोड लैंग्वेज होता है.
तो वो क्रिप्टेड होता है। क्रिप्टेड होता है यानी कि सीक्रेट लैंग्वेज होता है, वो उस तरीके से लिखा होता है वो इन्फॉर्मेशन कि वो कोडेड होती है, सीक्रेटिव बनाई होती है, कोई भी ऐसे ही पढ़कर उसे नहीं समझ सकता। जिन लोगों ने वो लैंग्वेज फॉर्म की होगी उसके थ्रू वो एक हिडन मैसेज देते हैं जो कि कोई भी नॉर्मल अब जब बेयर आई से देख रहा है उसे समझ नहीं आएगा until unless दैट पर्सन नोज दैट लैंग्वेज। तो जब हम पुरानी चीजों को पढ़ते हैं तो क्योंकि हमें नहीं पता है, हमारे अलग अलग चीजों को डेसिफर करते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों को ब्रेक डाउन करके उसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये भी ऐसी एक पुरानी किताब है जिसमें बड़ी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपको बेसिकली ये होता है अलग अलग मैसेजेस दिए हुए हैं और लोगों ने बहुत टाइम से कोशिश की है, और ये आपका हैंड रिटन ही है, और इसमें जो सिंबल्स बने, जो इमेजेस बने वो कोडेड है और वो कोड कोई क्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो दिस बुक हैज बीन रिटन, एक स्क्रिप्ट आती है जिसे हम वॉयनिचीज कहते हैं, वहां पे लिखी गई है। और अगर देखा जाए कि कितनी पुरानी है ये किताब, इसको डेट किया जाए, जब हम देखते हैं कार्बन डेटिंग से हम पता करने की कोशिश करते हैं ना कि कितनी पुरानी है, व्हाट एज इज इट ऑफ, तो ये 15th सेंचुरी के अराउंड आपको कहीं ना कहीं पाई जाती है, जहां पे ऐसा माना जाता है, हो सकता है कि इटली में ये लिखी गई हो ड्यूरिंग द इटालियन रेनेसा, ठीक है। तो ये किताब जो है आपकी वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक एंशिएंट किताब है, उसमें जैसे मैंने बताया अलग अलग पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं और एक अलग सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये हमारे हिस्टोरियंस ने, आप सोचो स्टोन एज और कौन कौन से एज से चीजों को समझ लिया है, बट यहाँ पे बड़े ज्यादा पजल्ड हो गए और सालों से, सेंचुरी से पजल्ड ही रहे हैं। अलग अलग अटेम्प्ट्स बनाए इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट की लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन समझ ही नहीं पाए हैं अब तक। और ये इस किताब को बहुत ज्यादा अल्योरिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। दिस इज व्हाट मेक्स इट एक्सट्रीमली एनिग्मेटिकली alluring and very attractive for everyone. So that was the first fun fact, जहां पे हमें ये समझ आया कि एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे लोग डेसिफर नहीं कर पाए और एक ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट पीपल आर जस्ट नॉट एबल टू गेट ओवर इट एंड दे जस्ट वांट टू फिगर आउट व्हाट दिस बुक इज अबाउट एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू। Okay, now the Great Emu War of Australia. So 1932 की बात है। अब इस, oh my god, when I wonder about it, 1932 and all of these very soon are going to be like 100 years back. So 1932 में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा अनयूजुअल सा वॉर हुआ था अगेंस्ट द इमूज, ठीक है। इमूज जानते हो आप क्या होता है? मैं बहुत अजीब सी बात अगर पूछ दूंगी तो आप कई जगह जाओगे तो ये भी होता है कि ईमू को खाया भी जाता है बिकॉज इट्स अ बर्ड, ठीक है। इट्स इवन ईटन अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो ईमू इज बेसिकली अ बर्ड and it's a bird which cannot fly. It's kind of an ostrich in terms of appearance, बड़ी होती है काफी, और ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, वहाँ की इंडिजीनियस एंडेमिक बर्ड है। तो जैसे हमने बात की है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में, एंडेमिक क्या होता है, वो बर्ड्स जो कहीं की नेटिव होती हैं और वहीं पे मिलती हैं आपको। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं और ईमूज के अगेंस्ट वॉर हुई थी। तो भाई चिड़िया के अगेंस्ट वॉर तो अनयूजुअली होगी, और चिड़िया के अगेंस्ट आप वॉर करोगे क्यों? तो जानते हैं क्यों हुआ? सो फार्मर्स वर प्लेग्ड बाय एमूज डिस्ट्रॉइंग देयर क्रॉप्स, was supported by military in an attempt to control the population. तो ये बर्ड्स क्या करती थी, जाकर के फार्मर्स के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी। अब नेचुरली वो दुश्मन बन जाती है उनकी उस वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रही, एंड दे जस्ट वांटेड टू गेट अ कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ द बर्ड्स और emus. So what emus, as you say, so what they finally had to do was they had to finally go ahead on a war. Okay, and the fun part is that the army came in to help them. The military came in to help them. So this was the war. However, despite using multiple machine guns, the emus proved elusive, and the war ended in defeat for the humans.
So they were having this war and they used weapons. Can you imagine? So they were having this war with the intent that, okay, we have to get over with this. We have to control their population. They just don't want to, they didn't want to completely extinct them, but have a control and scare them away so that they could stop attacking the crops and everything. But they turned out to be, as I told you, very, very elusive, as in they were very, very smart and they figured out how to kind of run away from these attacks. And they went in such hiding, इतने मजेदार तरीके से वो hiding में चले गए कि उनको कोई ढूंढ नहीं पाया. और अल्टीमेटली आप सोचो, इतने वेपन्स और ये सारी चीजें होने के बावजूद इट रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द ह्यूमंस, नॉट द बर्ड्स. दे वन द वॉर. कुड यू हैव इमेजिन्ड अगर मैं कहती कि चिड़िया के अगेंस्ट वॉर हुई है और उसमें जीत जो है वो चिड़िया की हुई है, आप कभी नहीं सोचोगे, राइट? और वो भी जब पूरी की पूरी मिलिट्री आ रही है, आर्मी आ रही है और उसमें वो गन्स वेपन्स सब यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं जीत पा रहे. चिड़िया अल्टीमेटली जो है चिड़िया जीत जाती है. So that's interesting. Then there was this dancing plague of 1518. I also personally find this very interesting. This is not the first time that I'm actually discussing about this. I've discussed it with other set of students earlier. तो स्ट्रैसबर्ग की बात है, फ्रांस में. समर था 1518, ईयर भी 1518 है. वहां पे ना एक बड़ा बिजार इंसिडेंस होता है, जैसे कि हर साल हमेशा कभी ना कभी हिस्टोरिकली कुछ ना कुछ अजीब होता है. तो इस साल जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने वी हैव सीन द ऑरोरा इफेक्ट हैपनिंग जर्मनी एंड एवरीवेयर. नॉर्दर्न लाइट्स काफी कॉमन नहीं, काफी पॉपुलर फेनोमेनन है, वेयर द बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्जेस एंड एवरीथिंग क्लाउड्स डिस्प्ले दीज ब्यूटिफुल कलर्स. अभी वो इफेक्ट पूरे जर्मनी वगैरह में भी लोगों को देखने को मिली है, वेयर द स्काई हैज बीन ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड व्हाट नॉट एंड ब्लू एंड पर्पल. सो ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. सो ऐसे ही हर साल अलग अलग जगहों पे कुछ बहुत हिस्टोरिक होता है एंड इट्स जस्ट वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड जस्ट गोज इनटू द हिस्ट्री. वैसे एक इंसिडेंस 1518 की फ्रांस के स्ट्रैसबर्ग की है, जहां पे जिसे हम डांसिंग प्लेग कहते हैं. तो आपको शायद लग सकता है कि ये प्लेग होगा, किसी तरीके का कुछ फैला होगा, पर डांस से रिलेटेड नहीं होगा, मस्ट हैव बीन समथिंग, बट नो, इट इज ट्रू, इट वाज अ डांसिंग प्लेग ओनली. हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डांसिंग अनकंट्रोलेबली. कोई अपने आप को, एंड 1518 मतलब सोचो उस वक्त 1518 में ऐसा क्या हुआ होगा, म्यूजिक भी नहीं था, क्या करते होंगे लोग कि वो अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पा रहे थे, even if they wanted to, despite of the fact that their continuous dancing was hurting them, was making them exhausted and tired, but they could just not stop dancing. ये बड़ा mysterious है. And it's not like it just happened for some hours where we probably can believe that okay, maybe people were drugged, they were made to drink something, या वहां पानी में कुछ होगा, कुछ हुआ होगा. नहीं, ये इवेंट जो है ये हफ्तों तक चला है, not 1 week but multiple weeks, and still people have not been able to figure out that what possibly could have happened which would have actually caused this dancing plague amongst the people. Okay. Then, very interestingly, the mysterious disappearance of Indus Valley civilization. Now, before we get started with the discussion of the Indus Valley civilization, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वैसे तो क्लास 6 में हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. Have you ever sat and wondered why is it also known as the Harappan civilization? What do you mean by the Harappan culture? I'll give you a moment to think about it. Possibly you may have the answer and then you can always go ahead and answer it. Any idea? No. इंडस वैली तो हमें पता है क्योंकि इंडस रिवर के पास ये सिविलाइजेशन है, वहां पे सेट है और वहीं से ये नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है. बट
Why Harappan? Why is this also known as the Harappan civilization? ओके, सो बेसिकली ऐसा था कि उस वक्त जो अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन सेट हुई हैं, सिविलाइजेशन से हमारा मतलब है where people started settling down, they stopped giving up nomadic lives, they were staying in one place, they had learned the art of agriculture, had got ridden of the format of living where they had to hunt and gather and be all of these things. So what they had started doing was, क्योंकि फार्मिंग फर्टाइल लैंड पे हो पाती थी, वो पॉपुलेशन को बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो सिविलाइजेशन आप देखोगे ज्यादातर नदियों के आसपास ही सेट होने लगी. जैसे हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशंस, वो नाइल के पास है, वैसे ही मेसोपोटामियम, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अराउंड. हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस दैट गॉट डिस्कवर्ड. ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला प्लेस था जो लोगों ने डिस्कवर किया था, फॉलोड बाय मोहनजोदारो लेटर ऑन. इसीलिए सिविलाइजेशन को हड़प्पा से हमने कल्चर समझा, तो हमने हड़प्पन कल्चर समझा. तो सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी इस वजह से जाना जाता है. हड़प्पा वाज जस्ट वन ऑफ द प्लेसेस जो कि अब मॉडर्न डे पाकिस्तान में लाई करता है, बट ये बॉर्डर और इंडस के इन एंड अराउंड इंडिया और पाकिस्तान के था. ठीक है, तो लगभग 4000 साल पहले की बात है. हाय दीक्षा, 4000 साल पहले जो है हाईली एडवांस इंडस सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बच्चे, इट यूज्ड टू थ्राइव इन व्हाट वी बेसिकली कॉल द मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो जो पंजाब वाला रीजन है ना, उसके इन एंड अराउंड था ये सिविलाइजेशन. अभी मॉडर्न डे वेस्ट साइड ऑफ द पंजाब इन पाकिस्तान उस रीजन में आता है, और थोड़ा हमारा प्रेजेंट इंडिया का वो वाला पोर्शन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है. ये जाना जाता था उस वक्त, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हाउ अर्ली इट यूज्ड टू एग्जिस्ट. तो लोगों ने ये माना था कि आर्यंस के आने के बाद से इंडिया की तरफ जो है हमारा डेवलपमेंट शुरू होगा, सिविलाइजेशन वगैरह शुरू हुई होगी. बट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इवन ओल्डर देन योर आर्यंस कमिंग टू इंडिया एंड दिस पोर्शन इनटू एशिया. दिस इज सन 2000-3000 BC बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, उस वक्त से एग्जिस्ट कर रहा था ये. तो वहां पे बच्चे, मतलब आप सोचो, हम कॉमन एरा की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिफोर क्राइस्ट एरा की बात कर रहे हैं. और अभी प्रेजेंट में कई सिटीज में जो हमें डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, वो उस वक्त उन सारे जगहों पे देखने को मिलता था और प्रेजेंट हुआ करता था. सो इट इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग एंड द एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स. And this ancient civilization abruptly disappeared. That is what is even more interesting, कि गायब हो गया बस. लोगों को पता नहीं है कि इसकी डाउनफॉल कैसे हुई. जब कोई चीज इतने ब्यूटीफुल तरीके से सेटअप थी तो गई कहाँ गायब हो गई, डिक्लाइन कैसे हुआ, what probably would have happened to it still pretty much remains kind of your मिस्ट्री. तो जैसे मैं आपको बताई थी, देखो ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदारो है. उसके अलावा भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सुतकाकंदोर, बालाकोट, लथल, देन हड़प्पा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, कालीबंगन, ये सारी जगहें थी. और ये पूरा इंडस रिवर के इन एंड अराउंड सिविलाइजेशन हमारी सेट थी. ओके, अब जैसे डांस प्लेग आया था, वैसे एक लाफ्टर एपिडेमिक भी आया था. तो 1962 में एक लाफ्टर एपिडेमिक आया था, जो आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात है, तंजानिया द प्रेजेंट प्लेस. वहां पे एक गर्ल्स स्कूल है. ठीक है, उस गर्ल्स स्कूल में तंजानिया का के विच इज प्रेजेंट तंजानिया, 1962 इट यूज्ड टू बी टैंगेनिया का. सो वहां पे 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ. पहले दे स्टार्टेड लाफिंग and they could just not control their laughter. अब आप स्कूल में हो, स्कूल में हंसते रहो तो सोचो टीचर डांटेंगे नहीं डांटेंगे, बाकी लोग भी सोचेंगे कि क्या हो गया इनको, are they okay, are they losing their sanity, what is wrong, because if you're laughing uncontrollably, आप रुक ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे. It started with 3 girls, but within a week पूरे स्कूल में ये हो गया. Everyone, मतलब आप सोचो हजारों स्टूडेंट सब हंस रहे हैं, बैठ के हंस रहे हैं. Can you imagine? It must have been funny and scary at the same moment.
But people were just sitting and laughing their hearts out, and all the students were affected. और ये इतना contagious था that of course it disrupted all the classes in the schools and even spread out to the near villages, and people could just not stop it. इसकी पॉसिबल एक एक्सप्लेनेशन है जरूर, लाफिंग गैस होता है जैसे, तो वैसा कुछ स्प्रेड हो गया होगा बिकॉज ऑफ विच सम लीकेज द पीपल वर जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल देयर लाफ्टर. But then the dancing plague has no explanation. People have just not been able to figure that out. The Library of Alexandria, the lost knowledge. तो Library of Alexandria ये establish हुई थी कुछ 3rd century before Christ era में, और दुनिया की आज तक की वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लाइब्रेरीज रही है ये. एंशियंट वर्ल्ड की तो बिल्कुल ज्यादा रही है. यहाँ पे वास्ट कलेक्शन थे. आप देखो उस समय ना प्रिंटिंग थी ना इतनी किताबें होती थी, स्क्रोल्स होते थे, पेपर्स में लोग लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे. तो ये स्क्रोल्स और मैन्यूस्क्रिप्ट से भरी हुई थी जिसमें अलग अलग किस्म किस्म के डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ knowledges were kept in there in those manuscripts, जो span करती थी various disciplines में, various subjects, various topics, everything that was known to people back at that time, because now we have so much of technology. Back at that time there are different kind of technologies and knowledges, but ये destroy हो गई थी multiple fires में, आग लग लग के धीरे धीरे, and it has actually naturally resulted into the destruction of tons of works that existed there, because of which a lot of discoveries and developments of history and science got destroyed, and this and kind of remains unknown to us till date because of this fire. So that is what happened to the Library of Alexandria, and that is how we basically lost all the knowledge that we have. अब ये बताओ, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो सुना ही हुआ है हमने, है ना? इजिप्शियन पिरामिड्स, one of the 7 wonders of the world, the ancient engineering marvel. बड़ी interesting theory सुनी है मैंने इसके around. Recently I was watching this video where the person was saying that gravity at one point did not used to exist. एक वक्त था जब gravity का जो concept है वो exist नहीं करता था. क्यों आइजैक न्यूटन ने इतनी देर से, इतने दिनों बाद इसको डिस्कवर किया, like later in the modern era? Why was it not discovered or even discussed of earlier? क्योंकि कई सारे ऐसे phenomenons हैं, कई सारी ऐसी discoveries हैं, like the earth being round and all, where people used to first believe that we stay on a square land, we stay on a square surface, but there were still some people who would say कि square नहीं है, फ्लैट नहीं है, राउंड है, तुम एज पे जाके गिरोगे नहीं, एज नहीं है, इट कीप्स गोइंग ऑन. बट if it keeps going on, that's how people would have survived on earth, right? Because of gravity. वरना किसी गोल चीज पे ऊपर कुछ रखा है, ठीक है, साइड में रखोगे तो गिर जाएगा ना यार, बिना ग्रेविटी के कैसे सर्वाइव करेगा? और अर्थ पे हम ऊपर टॉप पे तो सिर्फ रहते नहीं है, इन एंड अराउंड रहते हैं. बट इंटरेस्टिंग ये थ्योरी थी इस जेंटलमैन की, जिनकी वीडियो देखी थी मैंने. ही वाज जस्ट मेंशनिंग, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, it was just passing by while scrolling on my phone, and he's saying that probably gravity initially did not used to exist. It's a magnetic force, the attractive force, which eventually developed with time. So that is why like the Great Pyramid of Giza also stands as an example as a result of that, कि इतने बड़े तुमने पिरामिड्स बना दिए हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कैसे किया होगा? तो ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो चीजें नीचे नहीं गिर रही थी. इट वॉज काइंड ऑफ गोइंग अप एंड अप. सो इट वॉज वेरी इजी टू बिल्ड दैट फॉर पीपल. लोग आराम से ऊपर जा करके बना करते हुए नीचे आ गए होंगे. And he had a better way of explaining this with his own understanding, which seemed quite fun and interesting to me. But I have a lot of counter questions to that. One of them being that how did people not fall then if there was no gravity? How could you live on a round surface? So anyways, this has been built some 4,500 years ago as a tomb for, the Pharaoh Khufu, the Great Pyramid of Giza. It stands as testament to the ingenuity and skill of ancient Egyptian engineers, because it's definitely a work of an art. मतलब वो अमेज करता है हमें, वो एस्टॉनिश करता है हमें, सरप्राइज करता है, शॉक करता है.
समझ ही नहीं आता क्या है। एंड इट्स प्रिसिजन कट स्टोन्स वेइंग सेवरल टन्स, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये पत्थर आपके भारी नहीं थे। तो अगेन ब्रिंगिंग बैक टू दैट वीडियो दैट आई सॉ, he also mentioned that these stones wouldn't have felt as heavy because gravity was not there. gravity क्या है बच्चे, मेरा जो वेट है उसी फोर्स से मुझे जब जमीन खींचती है तो मैं उसका वेट फील करती हूँ। जब वो खिंचाव बंद हो जाएगा तो मास जो वेट है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब आप मून पे जाते हो, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ अर्थ, आपको हर एक चीज की वेट भी 1/6 लगती है, क्योंकि वो फोर्स नहीं है तो वो फिजिक्स है, मैथ, वो आपका मास नहीं आ पाता उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो उस वक्त क्योंकि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, these tons of stones wouldn't have weighed as heavy back at that time, and that is why possibly people were able to go ahead with their construction. So whatever it was, we know that they have been meticulously assembled to create one of the 7 wonders of the ancient world, and stands still one of the biggest attractions of tourists even now. I have not visited it. I would love to, and I definitely would want to. Then the Taos hum, which is the unexplained phenomenon. Hum, this is humming, right? तो टाओस एक टाउन है न्यू मेक्सिको में। वहां पे कुछ रेसिडेंट्स ने रिपोर्ट किया एक मिस्टीरियसली लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड जो आ रही थी, जिसे टाओस हम कहते हैं। यानी कि कई सारे लोगों को, 1-2 लोगों को सुनाई दे तो आप कह भी सकते हो कि अरे इनका कान खराब हो गया होगा, उनके कान में सीटी बज रही होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट जस्ट वन ऑफ फ्यू ऑफ द पीपल, मल्टीपल पीपल हर्ड दिस, और इसका नाम टाओस हम दिया गया बिकॉज इट वॉज कॉन्स्टेंटली एक लो हमिंग वॉइस जो है वो चली जा रही थी एंड पीपल केप्ट ऑन वंडरिंग वेयर दिस वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम। पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, ट्राइंग टू फाइंड द सोर्स एंड मे बी शट इट डाउन और फिगर आउट वेयर द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम एंड probably resolve the situation if it was something concerning. लेकिन ये इसका सोर्स अननोन रहा, नहीं पता चला लोगों को कि कहाँ से आ रही थी आवाज, और कई सारे स्पेक्यूलेशन, कई सारे थ्योरीज। देखो जब भी कुछ अनरिजॉल्व रह जाता है ना तो लोगों के पास आती है फिर थ्योरी, लोग अपना दिमाग लगाने लगते कि अरे ये हुआ होगा, दिस माइट हैव हैपेंड, दिस मस्ट हैव हैपेंड। सो फ्यूएल ऑफ कोर्स हुई बहुत सारी स्पेक्यूलेशन, जियोलॉजिकल एक्टिविटी से लेकर के साइकोलॉजिकल फेनोमेन तक। पीपल बिलीव दैट सम पीपल मे हैव एक्सपीरियंस समथिंग, इस वजह से सुन रहे होंगे। कई सारे लोगों को लगा कि ज्योग्राफिकली कुछ हो रहा होगा और उसका असर ये आ रहा होगा, बट इसका जवाब नहीं मिला। Then this is actually quite interesting. It's very coincidental and serendipity. It's like a tongue twister for me. तो थोड़ा सा ऐसा coincidental सा लगता है। बॉब हेफ नाम का एक बच्चा था, अब हमारे लिए बच्चा नहीं, उस वक्त बच्चा था जब वो हाई स्कूल में था। तो सबने उस वक्त कुछ फ्लैग्स बनाए थे, कुछ चीजें की थी। He also made a flag of US as a class project and he had put 50 stars over there. लेकिन उस वक्त सिर्फ 48 स्टेट्स हुआ करते थे आपके यूएस में। So each star basically on the US flag represents a state of the US. तो उसने 48 होते थे, तो 48 stars थे फ्लैग पे। This kid goes ahead and draws 50. लेकिन टीचर ने उसको B- दे दिया कि भाई तुमने तो 2 एक्स्ट्रा स्टार बनाए हैं, ये एडिक्वेट भी नहीं है, ये प्रॉपर भी नहीं है। लेकिन वो प्रेडिक्शन जो है 2 मोर स्टेट्स के, वो इवेंचुअली सही होती है। और देन ही राइट्स 21 letters and called White House multiple times to say that, see, I knew it and that's why I did it. And eventually the president, who was at that time Eisenhower, he had to call him and tell him that his design will be used. That now that 50 states were there. So ये डिजाइन जो है वो अब करेंटली यूज किया जाता है, जो कि ऑफिशियल बनाया गया था जुलाई 4 ऑफ 1960 में। ट्यूलिप मेनिया भी काफी क्रेजी है। 17th सेंचुरी में नेदरलैंड्स में ये एक ट्यूलिप मेनिया चल पड़ा था, जहां पे मतलब पीपल वर बेसिकली नेदरलैंड्स के एक्सपीरियंस्ड अ पीरियड ऑफ स्पेक्यूलेटिव फ्रेंजी ओवर ट्यूलिप बल्ब्स। ट्यूलिप के बल्ब जो होते हैं, ये ट्यूलिप फ्लावर आपको दिख रहा होगा, इतना ज्यादा लोग क्रेजी हो गए कि इसकी प्राइसेस बिल्कुल स्काई रॉकेट हो गई। लोग ट्यूलिप में
उस इतना महंगा हो गया कि उसको करेंसी की तरह ट्रीट करने लगे और ट्रेडिंग करने लग गए। कैन यू इमेजिन a flower hype being so high that people were just like trading and using it as currency and whatnot, and however the bubble eventually burst, क्योंकि कितने दिन चलेगा, सब्सटैंशियल नहीं है ये, सस्टेनेबल नहीं है ये। और उसकी वजह से होता ही है नेदरलैंड्स में कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्रैश भी आ जाता है। घोस्ट आर्मी, अब आपको लगेगा भूतों की आर्मी है क्या, लेकिन ऐसा लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही थी। तो वॉर्स में ना बहुत ज्यादा छल कपट, जिसे हम कहते हैं, लोग कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वॉर में आप कुछ भी कर सकते हो। तो भैया लोगों को जीतना था, और आपके पास अगर वेपन्स नहीं है, आपके पास ऑन पार नहीं हो आप सामने वाले गवर्नमेंट की आर्मी के अगेंस्ट, तो आप वीक पड़ जाते हो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ने ना एक दिमाग लगाया, ठीक है, घोस्ट आर्मी बनाने का। तो उन्होंने एक यूनिट बनाई, डिसेप्शन यूनिट, यानी कि वो आर्मी नहीं थी एग्जैक्टली, और उसके बारे में कुछ पता नहीं था लोगों को। वो एक डिसेप्शन क्रिएट कर रहे थे, गलत फहमी लोगों को बिलीव कराने के लिए। उसमें आर्टिस्ट, इंजीनियर्स और भी कई सारे क्रिएटिव्स थे। इन्होंने क्या किया, इनफ्लोटेबल टैंक्स ली, साउंड इफेक्ट्स, ये सब कुछ किया, इम्पर्सोनिफिकेशन के टैक्टिक्स यूज किए। तो जब भी एनिमी आता था, उसके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उनको वीक पढ़ाने के लिए क्या करते थे, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान इस आर्मी को भेजते थे जो ऐसे घोस्ट की तरह एक्ट करती थी कि वहां कुछ हो रहा है। और वॉर्स में क्योंकि बहुत लोग, a lot of people die, so there's a constant this thing that okay, somebody has died here, so this place has a story, and maybe spirits would still be wandering around and whatnot. So they were using and making the best of these kind of stories, and they actually created, which helped them a lot, so to say, in a great extent, was to create this ghost army where they would just have all the effects and the artists would be there which would distract. अब आप सोचो, आप लड़ रहे हो और कोई भूत निकल कर आ जाए, आपको थोड़ी पता है वो है कि नहीं, और आप भी एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना कि यूएस ऐसा कर सकते हैं आपके साथ। तो आपकी तो डर के मारे हालत खराब हो जाएगी। यू विल बी लाइक रियली स्कैर्ड, लाइक sweating and dying and suffocating and whatnot. And they would do this and it would absolutely distract the people from what they were focused on otherwise. And finally, the unveiling of the blood-stained handkerchief. तो लुई 16 और मैरी एंटोनियट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनको जब बिहेड किया गया था, ऐसा कहा जाता है कि people were so if you remember when the crucifixion of Jesus Christ happened, then also people did the same thing, but it was with the idea that his blood was so pure and it would help them out and whatever. But यहाँ पे to have it as souvenir, to remember that people got free from the monarchical, the absolute autocratic ruler of Louis XVI and his wife Marie Antoinette when they were executed, उनका जब blood shed हुआ, तो लोगों ने रुमाल डुबाया उस खून में और उसको सुवीनियर की तरह रखा हुआ था। 2011 में कई सारे साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि जो ब्लड स्टेन हैंकरचीफ है वो ऑलमोस्ट 1793 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली डेट करती है, कई लोगों के घरों से मिली है, और इसमें जो ब्लड है वो लुई 16 का है। Could you have imagined that this is what people were doing? But they were doing it. And then finally the year of confusion. तो 46 BC, which is before Christ, ये वाला साल ना 445 दिन का मनाया गया था, 445 days, और ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा साल है। इसे ईयर ऑफ कंफ्यूजन भी कहा जाता है बिकॉज नेचुरली, कैन यू इमेजिन, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लीप मंथ्स थे जो कि जूलियस सीजर ने लगाया था because he wanted the Julian calendar to get started, और अपने newly formed Julian calendar को match up कराने के लिए seasonal year से he did this, where the year was of 445 days long. So guys, with this we have discussed some interesting instances and facts of history. Now a quick reminder how to use the 3D lab experiments to prepare for your board exams and practicals and be always ready no matter what.
So just remember to explore all the applications which comes as a package of Imbibe Simple और Mother's Day का डिस्काउंट मॉम 25 लगाना है कोड आपको डाउट रेजोल्यूशन जो मैं बता रही थी वो यहाँ पे होती है आपकी, एज यू कैन सी ओवर हियर। आप जब भी ऐप खोलोगे यहाँ पे आस्क अ डाउट का ऑप्शन आ रहा होता है, दैट्स वेयर यू गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। एंड ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज द QR कोड एंड द लिंक। प्लीज मेक श्योर that if you have any confusion, any doubts, that's where you go and get it clarified on the doubt application। और Imbibe टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई बार हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स कुछ भी रहता है वो हम वहां पे ही आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। So with this we have come to the end of the session. Thank you everyone for being here. It was like a wonderful session. I had a lot of fun. I hope you did too. So we'll catch up soon. Till the next time, have a great time. Take good care of yourself. Stay tuned and keep imbibing.